हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ। एक शॉट में, एक क्लिक में आपको ये सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं और एक क्लिक में आपको एक वीडियो से बहुत सारा लाभ भी मिलने वाला है। ठीक है। अब पूछिएगा कि भाई बहुत सारा लाभ इसमें से कैसे मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपको जो है वन शॉट में आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है। तो आपको तो ये चीज़ें होंगी कि हमें क्यों क्या चीज़ पढ़ना चाहिए। अभी आपके मन में यही सवाल होता होगा कि हमें अभी यहाँ पे पढ़ना क्या चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे बच्चे में प्रॉब्लम ये होता है कि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ें होती है। ठीक है। वो एक्चुअल में नहीं समझ पाते हैं। तो हमें लगता है क्या इसमें प्रॉब्लम होने लगता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो हमें भी लगता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा भैया, ये सब इससे कैसे होने लगता है। तो बच्चों के मन में जो सवाल ना आए, इसी के लिए मैंने जो है वो चीज़ें मैं आपको बताना जा रहा हूँ। और जहाँ तक हो, जैसे मतलब जहाँ तक हो आप इसको जो है ध्यानपूर्वक देखिए और आप समझिए। ठीक है। अगर आप समझिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा स्कोर करके आइएगा। ये नहीं कि आप खराब स्कोर करके, नहीं, बहुत ही अच्छा स्कोर करके है, ऐसा स्कोर करके आइएगा फिर आप सोचिएगा कि अच्छा स्कोर करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें ये चीज़ नहीं होगा, आपको किसी भी प्रकार की आपको समस्या होगा ही नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि पुष्करिणी पुष्करिणी किसकी रचना है। पुष्करिणी जो है किसकी रचना है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है क्योंकि कंटेंट जो है बनाने में टाइपिंग मिस्टेक अभी होता है। स्टार्टिंग पीरियड है बच्चों का, तो जो टाइपिंग करते हैं उसमें प्रॉब्लम कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, तो आप उसको मैनेज करके चलेंगे। ठीक है। उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और जहाँ तक होगा मैं उसको जो है करेक्शन करवाते जाऊँगा। ठीक है। आप सिर्फ ध्यान से देखते जाइएगा और क्वेश्चंस के जितने भी ऑप्शंस है उसको ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। विशेष आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है और आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। हम जब हैं तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब कह रहा है कि पुष्करिणी पुष्करिणी किसकी रचना है। तो पुष्करिणी गुरु नानक की नहीं है, अनामिका की नहीं है, वीरेंद्र डंगवाल की नहीं है, अज्ञ देव की है। ठीक है। अज्ञ जी की है। ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है, अगला सवाल आपको लेकर के चलता हूं। अगला सवाल में कह रहा है कि मनुष्य मनुष्य और सभ्यता के विनाश, मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतर्व्यर्था को व्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है। अब क्या कह रहा है कि मनुष्य और सभ्यता के बीच में जो अंतर व्यवस्था होती है उसको व्यक्त करने वाली हमें कविता, दसवीं कक्षा के हिंदी में हमने कविता पढ़ी थी। ठीक है। उस कविता का यहाँ पे नाम पूछ रहा है कि वो मतलब अभिव्यक्तित्व करने वाली कविता है। तो अभिव्यक्तित्व करने वाली कविता कौन है? एक वृक्ष की हत्या। कौन सी है? तो एक वृक्ष की हत्या है। ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है ज्यादातर। ठीक है। चलिए अभी मैं एक वीडियो ये बता दिया हूँ और एक वीडियो मैं आपको जितने भी कवि होंगे और जितने भी वहाँ पे जो क्या बोलते हैं लेखक होंगे और कहानीकारक होंगे, उन सभी का जो क्या क्या लिखे हैं वो ले आएंगे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थल उनका क्या है, ये सारी चीजें एक वीडियो में मैं आपको कवर करके एग्जाम से पहले आपको दे दूंगा। ठीक है। अभी सिर्फ वन शॉट में आप रिवीजन करते जाइए, आपको डेली ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। जब तक एग्जाम आपका नहीं होगा तब तक आपको डेली ऐसा क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और इस क्वेश्चंस की मदद से आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है, अगला सवाल में यहां पे है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना कवि कौन है। नगर संवेदना कवि कौन है। निम्न में इन सभी में से क्या ये होंगे, ये चारों जो है, चारों में से जो पूछ रहे हैं कि नगर संवेदना ये कुंवर जी हो गए हैं, कुंवर नारायण। ठीक है। कुंवर नारायण जी हैं। चलिए अगला सवाल पूछ रहा है वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। वीरेंद्र डंगवाल जी हैं, उनका पहला कविता जो प्रकाशित हुआ था वो 1991 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1991 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। चलिए अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता जो है वो कहाँ से ली गई? तो कवि ने कहा यहां से ली गई है। कवि ने कहा यहां से ली गई है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता। ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है
कि नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा। यह पंक्ति जो है, ये जो पंक्ति है वो किस कविता की, मतलब किस शीर्षक के कविता की है, यानी जो कविता है उनका शीर्षक क्या नाम है, जो कविता में ये बातें लिखी गई है या ये बातें जो बोली गई है उनके शीर्षक का ये नाम पूछ रहे, तो उनका शीर्षक बोलेंगे लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर। यहाँ देखिए ए फॉर एप्पल में है लौट कर आऊँगा फिर, ठीक है। चलिए अगला में पूछ रहा है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम था जोसेफ रिल्के। जोसेफ रिल्के कहाँ है, ये तो हो गया विल्सन ये नहीं, ये देखिए जोसेफ रिल्के यहाँ है, ये सब नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी जोसेफ रिल्के, ठीक है। चलिए अब आगे कह रहा है, आगे पूछ रहा है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता का संकलन किसकी रचना है। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता किसकी रचना है, तो रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के। देखिए रेनर मारिया रिल्के यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है। आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था लौट कर आऊँगा, ठीक है। तो उन्हीं का जो शीर्षक पूछ रहे हैं लौट के आऊँगा, ये शीर्षक में जो बंगाल नदियाँ और झरना तालाब इस सब के बारे में बात कर रहा था सब। यहाँ पे देखिए नदियाँ मैदान बंगाल यही है ना, इसी के बारे में बात कर रहे थे ना। तो देखिए ये यहाँ पे क्या पूछे थे, शीर्षक कविता, मतलब ये शीर्षक पूछ रहे थे। लाइन दे दिया, लाइन देने के बाद आपको शीर्षक पूछ रहा है, तो पंक्ति को ही, मतलब इंग्लिश में पंक्ति को ही लाइन बोलते, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें पूछ रहा है, अगला सवाल में ये कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या था। तो उनका अनुवादक का जो नाम था वो नाम था प्रयाग शुक्ल। क्या नाम था, प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल देखिए डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है प्रयाग शुक्ल, ठीक है, यहाँ पे है प्रयाग शुक्ल। चलिए अगला सवाल में पूछ रहा है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में ये देखिए ये बड़ी र और ढ को बेटा क्या समझाता है। ये दोनों को जो है बेटा क्या समझाता है, तो माँ समझाता है। क्या समझता है, तो माँ समझता है। क्या समझता है, माँ समझता है। चलिए आगे मैं बोल रहा हूँ कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ पर है। पहले देखिए ये आप जानते होंगे कि भारत का कुछ ऐसा चित्र होता था पहले, ठीक है, पहले ऐसा कुछ चित्र होता था, ठीक है। अभी ये बढ़िया से नहीं बना है। तो यहाँ पे जो था पाकिस्तान, इधर ही ना था पाकिस्तान, इधर से ही ना बांट के ले लिया अभी, तो कश्मीर का जो इतना हिस्सा जो कट के चला गया, ठीक है, तो ये पाकिस्तान है। तो नाना साहब पहले तो ये पूरा भारत ही था ना, पहले ये सब पूरा भारत था, पूरा भारत। ये यहाँ पे बांग्लादेश था, ये बांग्लादेश भी पहले भारत में ही था, ठीक है। तो प्रॉब्लम कब हुई, जब विभाजन हुआ तो भारत का विभाजन हुआ यहाँ से यहाँ तक। पहले तो ये ऐसे बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का, उसके बाद वो लड़ाई झगड़ा करके फिर इसको भी ले लिया। हरि सिंह नहीं माने थे विलय पत्र पर साइन करने के लिए, तभी ये प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो अभी उनके पास, पाकिस्तान के पास इतना हिस्सा चला गया, तो हमें उस पे फोकस नहीं करना, फोकस करना है गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ में है। तो अब सीधी भाषा में समझ जाइए पाकिस्तान में है। बंटवारा होने के बाद ये जो जगह है वो पाकिस्तान में चले गए, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। किस में हुए थे, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इनकी जाति जो है वो पठान है, ठीक है। चलिए अब पूछ रहे हैं तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है। तिहुपुर शब्द मतलब तीनों पुर, यानी कि तीनों लोक के स्वामी, आकाश धरती पाताल, तीनों लोकों के स्वामी तिहुपुर बोलते हैं उसको, ठीक है, तिहुपुर बोलते हैं। चलिए ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, मतलब पूछ रहा है कि ठठे विदेशी ठाठ मतलब विदेश जो है वहाँ पे सब जाके विदेश में ठाठ से रह रहे हैं। बनियो देश विदेश, जो कि देश है वो विदेश बनते जा रहा है। सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस, अब कह रहा है कि सपनों में मैंने नहीं सोचा था कि ये भारत की धरती हो सकती है, ठीक है। तो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की, किस कविता से ली गई है, तो यह कविता जो है स्वदेशी कविता है। कौन सा कविता है, तो स्वदेशी कविता है। चलिए यहाँ पे इसको डी को लॉक कर देते हैं। चलिए आगे में आप पूछ रहा है कि गुंजन किस कवि की रचना है। गुंजन जो है
किस कवि की रचना है? तो गुंजन सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। किनकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है गुंजन। ठीक है, चलिए। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई थी? कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में जो है प्रवासिनी बनी हुई थी? तो भारत माता। कौन बनी हुई थी? यहाँ पे देखिए भारत माता जी प्रवासिनी बनी हुई थी। ठीक है, चलिए। अब इसमें पूछ रहे हैं कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना जो है वो हुंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुंकार हो जाएगा। 17 नंबर हुंकार। ठीक है, चलिए। अगला सवाल में कह रहा है हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ। ठीक है, अज्ञ जिसको बोलते हैं। चलिए, अब 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि अज्ञ जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? अज्ञ जी का जो है जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब पूछ रहे हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा जो है शीर्षक जो है कविता, वो चित्रण जो करती है, कुछ ना कुछ बातें जरूर बोलती हैं उसमें, उसी को बोलते हैं चित्रण। तो चित्रण किनका करते हैं? इनका ध्यान देना है कि चित्रण किनका करते हैं? तो आधुनिक सभ्यता की दूरदास्त मानवीय विशेषिका का, यहाँ देखिए मानवीय विशेषिका का। ठीक है, इनका वो जिक्र और चित्रण मतलब जिक्र करना हो गया। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं किनका चित्रण किए थे। अब पूछ रहे हैं प्रभाव शब्द का लिंग कौन सा है? प्रभाव शब्द जो है वो किस लिंग में आते हैं? तो वो पुल्लिंग लिंग में आते हैं। कहाँ पुल्लिंग लिंग है? यहाँ है, पुल्लिंग लिंग में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल में पूछ रहा है कि आम्र शब्द जो है वो क्या है? आम्र शब्द जो है वो क्या है? तो वो तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तो वो तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप जानते हैं भगवती। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भगवती। आपको बार बार मैं कह रहा हूं 70% जो क्वेश्चन होगा, 60 से 70% तक आपको ग्रामर से पूछा जाएगा, यानी कि व्याकरण से पूछा जाएगा। और 30 से जो 40% होंगे यही सवाल जो होगा बुक से होगा आपका। ठीक है, बुक से होगा और सिलेबस ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा ही आपका सिलेबस रहेगा, इससे आपको घबराना नहीं है। व्याकरण बहुत ही आसान है, आप समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान है। ठीक है, हर मैं जब भी क्वेश्चन उठाता हूं तो इसको देख के, इसको माइंड में देख के उठाता हूं कि ये 70% व्याकरण रहना चाहिए और 30 से 40% जो है आपको बुक से रहना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बुक से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बुक से आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे वो पूछेंगे आपको लघुतरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस में पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है ज़्यादातर व्याकरण का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, वचन ज़्यादा रहता है। अब पूछ रहे हैं कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। देखिए, बहुत लोग कहेंगे डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, डिस्कशन करेंगे। देखिए अभी इसका डिस्कशन करेगा, 8 भेद का नाम लिखेंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध होगा ना। तो इनको अगर हम लिखते रहेंगे तो समय जाएगा, 5 क्वेश्चन का समय ये ले लेंगे। तो अभी समय मेरे पास नहीं बचा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं अगला काम करता हूं। ठीक है, श्याम कलम से लिखता है, ये देखिए करण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। पूछिएगा क्यों? क्योंकि देखिए काम जो कर रहा है, जिसपे इफेक्ट डालेगा, इफेक्ट कौन डाल रहा है? कलम इफेक्ट डाल रहा है किस पे? श्याम पे। श्याम कलम से लिख रहा है, यानी कि श्याम लिख रहा है कलम से, श्याम लिख रहा है कलम से। अगर ये चीज नहीं होता तब इसको हम संप्रदान बोल सकते थे, लेकिन ये इफेक्ट डाल रहा है इसीलिए ये करण कारक हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये दोनों ऑप्शंस में दे देंगे तो आपको इस पे ध्यान जरूर देना है। पहले चेक कर लेना है कहां क्या बोल रहा है, रूल सेलिब्रेशन लगा देना है, फटाक से आंसर दे देना है, एकदम चुटकियों में सवाल का जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछ रहे हैं नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी शब्द का जो है बहुवचन तो नदियां होगी। क्या होगी? नदियां। यहां पे ऑप्शन नंबर ए, नदियां। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्य शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा सूर्या, सूर्या। ठीक है, ये हो जाएगा सूर्या, यहां पे है सूर्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल में कह रहा हूं, अगला सवाल में कह रहा है कि शब्द जब किसी वाक्य में
पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? अगर शब्द जो है किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? तब वो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। यहां पे देखिए पद, ठीक है। चलिए, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा छोटा भाई अमित है, यानी कि वो निश्चित है, वो निश्चित है कि मेरा छोटा भाई है, कहीं कोई डाउट नहीं। अनिश्चित डाउट वाला क्वेश्चन है। निज यानी व्यक्तिगत बात कर रहा है। पुल्लिंग यानी कि मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली बात हो रही है। अब निश्चयवाचक यहाँ पे है कि निश्चितता है कि मेरा छोटा भाई जो है, यानी मेरा छोटा भाई का नाम जो है वो अमित ही है और यह मेरा छोटा भाई ही है, ठीक है। तब हो जाएगा भाई निश्चयवाचक, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल में कह रहा है कि दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? दुखी लोगों का मदद करो, दुखी लोगों का मदद करो। हम दुखी लोगों का मदद करना चाहते हैं। किसको मदद करना चाहते हैं? तो दुखी लोगों को मदद करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। हमारा परम धर्म है, गुण धर्म है, गुण है हमारा, ठीक है, हमारा गुण ही है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, अगला सवाल गुणवाचक हो गया। गुण विशेषण में आपको कहता क्या है? इसमें आपको देखना होगा कि मगम्मा क्या बेचती है। 31 नंबर सवाल में कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती है? तो मगम्मा जो है वो दही बेचती है। क्या बेचती? घी बेचती है ना, कहानी पढ़े होंगे। पनीर खोवा ना, दही बेचती है, ठीक है। घी ना ही घी बेचती है, ना ही पनीर बेचती है, ना ही खोवा बेचती है। क्या बेचती है? दही बेचती है। सही राइट आंसर जो होगा वो दही ही होगा, ठीक है। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? अब कहानी, अब ये देखिए बुक्स का क्वेश्चन है, बुक्स का क्वेश्चन है, तो ये किसने कहा था? तो भैया कैलाश जी ने कहा था, ठीक है। कैलाश जी का उस कहानी में रोल है, ठीक है। उन्होंने ही कहा था कि माँ जो है महीने भर इधर उधर लुढ़कते रहती है। उनको ये बात अच्छा नहीं लगा था, ठीक है, कि इधर उधर लुढ़कते रहती है। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? देखिए आ गया ना। यही चीजें मैं आपको एक स्पेशल क्लास में आपको बताने वाला हूं कि ढाते विश्वास शीर्षक, जितने भी शीर्षक होंगे कहानी के आपके और कविता के, उस शीर्षक और उसको किन को मतलब कौन से कवि ने कविता लिखे हैं, कौन से लेखक ने निबंध लिखा है या लेख लिखा है या कहानी लिखे हैं, जो भी लिखे हैं उनका नाम, उनका जन्म स्थान और उनका जो भी है जन्म की तारीख, उनको मैं मतलब एक भी बढ़िया से नोटबुक बना के मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, प्लस में आपको वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समझौता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब चलिए हम चलते हैं कि मतलब ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या था? तो उनका नाम था सतकौड़ी होता, सतकौड़ी होता, ठीक है। चलिए, अगला सवाल में कह रहा है कि ढाते विश्वास, सॉरी यहाँ पे ढाते हो जाएगा, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई थी? कौन सा बांध जो था वो टूटने की बात कही गई थी? तो वो था दलई बांध। कौन था? दलई बांध, ठीक है। चलिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम था कैमू। क्या नाम था? कैमू। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन है, एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर सी, एस रंगराजन में है, ठीक है। चलिए, अब अगला सवाल में कह रहा है कि कौन जो है पापति, यहां पे देखिए आपको, कौन पापति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? कौन पापति को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो उनका नाम है वली अम्माल। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये वली अम्माल है, ये राइट आंसर होगा, ना कि ये होगा। ये भी अम्माल है, ये भी अम्माल है, ये राइट आंसर नहीं होगा, वली अम्माल होगा। ये बड़ी अम्मा भी नहीं होगा, वली अम्माल होगा, ठीक है। वली अम्माल के गांव का नाम क्या था? उनका नाम था मुनिंदपटी, उनके गांव का नाम था। अगला सवाल में कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी?
शीर्षक है धरती कब तक घूमेगी। पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई, मतलब क्या देखी जो वो रुआ रुआ हो गई। तो उन्होंने ये देखा कि अपना काला ओढ़ना देखकर, अपना जो है वो काला ओढ़ना को देखकर जो है रुआंसी हो गई। ठीक है, चलिए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। क्या नाम था? कैलाश। ठीक है, चलिए अब ग्रामेटिकल चीज में आ गए। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। वह खा चुका था यानी बीत चुका है, बीत चुका है तो भूत का, बीत चुका है तो भूत का। ठीक है, चलिए अगला सवाल 42 नंबर में पूछ रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द में कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द में 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछ रहा है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। तो शब्द जो पूर्व में जोड़ा जाता है उनको कहते हैं हम लोग उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। देखिए भैया उपसर्ग यहाँ पे है, उपसर्ग, इन्हीं को उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है। सुजान शब्द में उपसर्ग जो है वो सु है। क्या है? सु है। सुजान शब्द में जो उपसर्ग है वो सु है। अब चलिए, अब कह रहा है कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। समझौता शब्द में प्रत्यय जो है वो औता है। औता देखिए बी नंबर में है, औता, औता यहीं पे है। ठीक है, चलिए अब पूछिए उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। उपेक्षा शब्द का विशेषण जो है उपेक्षित होता है। क्या होता है? उपेक्षित होता है। यहाँ पे देखिए उपेक्षित। ठीक है, यही है उपेक्षित। चलिए संधि का सामान्य अर्थ क्या है। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल मिलाप। मेल यानी कि जोड़ाव, जोड़ना, अलग करना, यही होता है संधि। संधि का समान अर्थ आप बोलेंगे तो उसको बोलेंगे मेल। परमेश्वर कौन समास है। परमेश्वर जो है कर्मधारय समास है। कौन समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है कि शिव पार्वती कौन समास है। शिव पार्वती वो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास देखिए यहाँ पे है। ठीक है, टाइपिंग थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ द्वंद्व कैसे होता है। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। वो फॉन्ट इधर उधर की वजह से होता है। लिखता तो सही है लेकिन फॉन्ट जो है फॉन्ट में गड़बड़ आ जाता है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ को देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं पदबंध। वो क्या कहलाते हैं? पदबंध। पदबंध का ये डेफिनेशन हो जाएगा। पदबंध किसे कहते हैं? तो वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं? तो पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, चलिए वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। वाकिफ शब्द का जो अर्थ है वो होता है परिचित। क्या होता है? परिचित। वाकिफ मतलब, वाकिफ बोलता है ना हम आपके हर रग से वाकिफ हैं। वाकिफ मतलब हम आपके हर रगों से परिचित हैं, आपके हर रंगों से परिचित हैं। वही बातें यहाँ पे बोल रहा है। अब पूछ रहा है कि कितने वर्ष की उम्र में लेप्चिंग आरंभ कर दिया था। विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन, मैक्स मूलर ने जो थे कितने वर्ष में जो है लेप्चिंग आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो उनका आरंभ वर्ष था 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष की उम्र में। चलिए ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में जो थे वो काम करना चालू कर दिए थे। ठीक है, अब कह रहा है कि हकर्स क्या थे। हकर्स वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। यहाँ देखिए वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, वो क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। निर्वंश विद्या, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध जो है वो मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछ रहा है कि कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है। कामसूत्र के रचयिता का नाम है वात्स्यायन। वात्स्यायन, वात्स्यायन जो है वो कामसूत्र के रचयिता है। अब बोल रहा है कि सिक्कथक, सिक्कथक का अर्थ क्या है। सिक्कथक का जो अर्थ है वो होता है मोम। क्या अर्थ होता है? मोम मानी मुलायम। ठीक है, चलिए मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है।
मराठी, नेपाली और नेवारी सब भाषाओं की लिपि जो है वो देवनागरी होती है। हिंदी भाषा की भी देवनागरी ही होती है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया था? नागरी लिपि शीर्षक का जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया था? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ठीक है। निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? तो वो लेखक की पत्नी थी। लेखक की पत्नी थी निर्मला। सूखा पत्ता किस खेल की, मतलब किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो उनके लेखक का नाम है अमरकांत। एक मिनट देख ले तो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है ना, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ये गलत ऑप्शन है, ये होगा अमरकांत। अमरकांत। ठीक है, चलिए यही आपका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल में पूछ रहा है कि एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस जो है वो यूरोप महादेश में है। किस महादेश में है? यूरोप महादेश में है। टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय जो थे वो कौन थे? तो वो रूस के लेखक थे। कहाँ के लेखक थे? वो रूस के लेखक थे। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? कौन जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो वो है साहित्य। साहित्य जो है मनुष्य जीवन के संबंधित है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया? बिरजू महाराज का जो है साक्षात्कार यानी कि शिक्षा दीक्षा जो है किसने किया? तो रश्मि वाजपेयी ने किया था। रश्मि वाजपेयी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल में पूछ रहा है कि बिरजू महाराज जी का जो जन्म था वो किस वर्ष हुआ था? तो बिरजू महाराज जी का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। अविनियो क्या है? अविनियो ईसाई मठ होते हैं। अविनियो जो होते हैं वो ईसाई मठ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं कह रहा हूं कि आगे यह बहुवचन नामक पत्रिका, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? तो बहु नामक पत्रिका का संपादन जो थे वो अशोक वाजपेयी जी ने किया था। ठीक है, वो किसने किया था? तो अशोक वाजपेयी जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमिक पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमिक पुरस्कार जो है वो किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो वो 1990 में साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी को। ठीक है, चलिए नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य में कौन विधा है? कौन विधा है? तो वह विधा जी का नाम है व्यक्तित्व चित्रण। यानी व्यक्तित्व जो है वो चित्र, व्यक्ति का जो है वो चित्रण करते हैं। यहाँ पे शब्द चित्र नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा व्यक्ति चित्र। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल में है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती? तो उनका जो था बहिष्कार करती। बहिष्कार, देखिए बहिष्कार, यहाँ बहिष्कार मतलब उसका बाहर निकाल के फेंकने के लिए बहिष्कार करते हैं। नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। यानी उनकी जो है किसी भी मतलब जो भी रूल रेगुलेशन होगा उसको नहीं मानेंगे, उसको हम बहिष्कार करेंगे, उसी को बोलते हैं बहिष्कार। अब कह रहा है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के जो उच्चारण होते हैं उसके समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। भ शब्द का उच्चारण जो है, भ शब्द का उच्चारण ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से होता है। ठीक है, अब चलिए ला शब्द का जो मतलब ला शब्द कौन सा व्यंजन है? ला शब्द जो है अंतस्थ व्यंजन है। कौन व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि जो है वो स्वर होती है? तो वो मुक्ताक्षर की ध्वनि जो है वो अंतिम ध्वनि स्वर होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? तो महाजोर आशय होगा। महाजोर आशय होगा। ये देखिए महाजोर आशय हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रिक उच्चारण को हम हास्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्व कहते हैं। ऐसे हो जाएगा हास्व। ठीक है, ये हास्व हो जाएगा। अक्षो त्र गियो कौन सा व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजनों के
मिल के बने होते, दो व्यंजनों से मिल के बने होते, इसीलिए संयुक्त व्यंजन इनको कहा जाता है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से जो है वो शुद्ध शब्द कौन है? तो चाहर दीवारी, चाहर दीवारी, ये देखिए चाहर दीवारी, चाहर दीवारी, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक का चिन्ह, यह, अरे बाप रे बाप, वो कैसा हो गया, अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो, आ हा फलनमा है ना, आ हा, यही चीज है, यही है विस्म व्याधि बोधक, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं का एक ही प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध हो तो उन्हें कहेंगे जातिवाचक, ठीक है। कौन सा कहेंगे? वो जातिवाचक, क्योंकि एक ही जाति में सारे जो है आ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल में कह रहा है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। क्या कौन सा वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य जो है वो है किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हो जाएगा किसी आदमी को भेज दो। इच्छा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा अभिलाषा। क्या हो जाएगा? अभिलाषा। आधुनिक शब्द का विलोम, आधुनिक शब्द का जो विलोम होगा वो होगा प्राचीन। वो क्या होगा? प्राचीन होगा। चलिए प्राचीन कहाँ पे है? यहाँ पे है प्राचीन, यही हो जाएगा प्राचीन। आधुनिक शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछ रहा है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द, स्वेद से जो है उत्पन्न होने वाला एक शब्द जो है वो हो जाएगा स्वेदज। क्या हो जाएगा? स्वेदज, ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि अपना किया पाना, अपना किया पाना मुहावरा का जो अर्थ है वो क्या होगा? तो कर्म का फल भोगना, कर्म का फल भोगना। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कर्म का फल भोगना। विधवा शब्द का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा? विधवा शब्द का विलोम जो है वो हो जाएगा साधवा। क्या हो जाएगा? साधवा, ठीक है। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रजनी। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द रजनी हो जाएगा, ठीक है। बिना अंकुश का, बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना अंकुश का जो हो जाएगा तो उनको कहेंगे निरंकुश। बिना अंकुश पे कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं, वो निरंकुश। कोई भी प्रतिबिंब बंद नहीं लगा सकते हैं। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उनका अर्थ है सोच विचार कर काम करना। सोच विचार कर काम करना, बढ़िया से सोच समझ के काम करेंगे, उसी को बोलते हैं यहाँ फूक फूक के चलल करो, यानी कि सोच समझ के चलल करो। समझ गए लोग? ठीक। तो 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परिवार शब्द का विश्लेषण कौन करेगा? तो वो करेगा पारिवारिक। कौन करेंगे? पारिवारिक करेंगे। आगे कह रहा है कि क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का जो मूल्य है वो कहलाते हैं धातु। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं धातु, ठीक है। शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? शिवम आ रहा होगा ये वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान आ रहा होगा, ठीक है, तो वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। कौन सा काल का उदाहरण हो जाएगा? वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। अब कह रहा है 94 नंबर, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और एक और है क्या खाया। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए अब 96 नंबर में कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं संरचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति, संरचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध भी थे, कबीर जी भी थे, कबीर जी भी थे। उसके बाद ज्योतिबा फुले भी थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। हु आर शुद्राज किनकी रचना है? हु आर शुद्राज जो है वो भीमराव की रचना है। किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या है? उनके माता का क्या नाम है? तो उनके माता का नाम है रत्नावती शर्मा। क्या नाम है? रत्नावती शर्मा। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की जो लड़कियां थी वो एकदम सुशील थी, एकदम सुशील और सुसज्जित लड़कियां थी। आज का लास्ट सवाल,
मदन किसका बेटा था, मदन किसका बेटा था, तो वो थे गिरधर जी का बेटा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट, शेयर करके कमेंट कीजिए और देखिए तो लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगा तो। एक शॉट में आपको 100 क्वेश्चंस मिला है, इसका आपको बहुत मदद मिलेगा। अभी आप नहीं देख रहे हैं, अभी आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जब आपको एहसास होगा कि हमने वो वीडियो अगर देख लेता तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाता, तो हम क्यों ना हम 10 मिनट आधा घंटा टाइम निकाल करके हम इसको देख लें, ताकि आपको ये फायदा होगा कि आपको ये मन में नहीं होगा ना कि हम किन्हीं का बात नहीं माने जिसके वजह से हमको 5 नंबर कम आया, 10 नंबर कम आया। तो 5-10 नंबर मायने रखता है, एक एक परसेंट के लिए, एक एक नंबर के लिए आदमी भूखा रहता है। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए दबा के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।